जय हिंद। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध 2022 में शुरू हुआ। इस वॉर की शुरुआत में काफी हो हल्ला हुआ। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर बहुत से सैंक्शंस भी लगाए, लेकिन रशिया पीछे नहीं हटा। पिछले 2 सालों में इस लड़ाई की बहुत कम चर्चा हो रही थी, क्योंकि सबको ये लगा कि ये दो देशों के बीच लोकलाइज्ड वॉर है और दुनिया के बाकी देशों के ऊपर इसका कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। यहां तक ये भी कहा जा रहा था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद किसी भी दिन ये लड़ाई रुक सकती है, दोनों देशों के बीच शांति समझौता या सीज फायर हो सकता है। लेकिन 1 जून 2025 को यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडरवेब कर डाला। इस ऑपरेशन ने आग के अंदर घी का काम किया। ऑपरेशन स्पाइडरवेब में यूक्रेन ने रशिया के अंदर घुसकर, यानी कि डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी, रशिया के 4 मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया। उन्होंने ड्रोन्स की मदद से, और ध्यान रहे वो ड्रोन्स रशियन टेरिटरी के अंदर से उड़ाए गए थे, इतनी डिटेल्ड प्लानिंग यूक्रेन ने की थी। उन ड्रोन्स की मदद से रशिया के 40 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को टारगेट करके बर्बाद किया। काफी भारी नुकसान रशिया को उठाना पड़ा है। एस्टिमेटेड कीमत इन जहाजों की लगभग $7 बिलियन आंकी जा रही है। रशिया की ऑब्वियसली जवाबी कार्रवाई चल रही है और ऐसा लग नहीं रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो नियर फ्यूचर में इसका अंत होने वाला है। यहां तक ये भी कहा जा रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर भी बन सकती है। तो ऐसा क्या है इन दोनों देशों के बीच जो आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हैं? देखिए, सबसे पहले इतिहास में जाते हैं। 1991 तक दोनों देश, रशिया और यूक्रेन, एक ही थे, यानी कि अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन का 1991 में कोलैप्स होता है और वो 15 अलग अलग देशों में बंट जाता है। उसमें सबसे बड़ा है रशिया और उसके बाद यूक्रेन। ऐसा नहीं है कि दोनों देश जब अलग हुए तो अगले दिन से ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। अलग अलग होने के बाद भी इन दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे। ये भी कहा जाता था कि रशिया और यूक्रेन भाई भाई की तरह हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि 1994 में जब यूक्रेन ने डिसाइड किया कि वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को सरेंडर करेगा, तो उन्होंने अपने सारे के सारे न्यूक्लियर वॉरहेड रशिया को दिए। कितना ट्रस्ट, कॉपरेशन और भाईचारा इन दोनों देशों के अंदर था, ये इस बात से पता चलता है। और ध्यान रहे, उस वक्त दुनिया का सबसे थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर स्टॉक पाइल जो है वो यूक्रेन के पास था। उन्होंने सारे के सारे हथियार रशिया को दे दिए। तो ये रिश्ते चलते रहे और 2014 तक यूक्रेन और रशिया के रिश्ते बहुत अच्छे थे। 2014 तक जितने भी प्रेसिडेंट यूक्रेन के साथ रहे थे वो प्रो रशिया थे। दोनों देश एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक पार्टनर यानी ट्रेड पार्टनर्स भी थे। लेकिन बीच में ऐसी घटनाएं होना शुरू हुई जिससे इन दोनों देशों के बीच दरार आना शुरू हो गई। हुआ यह कि 1991 में व्लादिमीर पुतिन जो है वो रशिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप में सामने आए। व्लादिमीर पुतिन के बारे में डिटेल में बात इसी वीडियो के अगले हिस्से में करेंगे। लेकिन अभी तक ये समझते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के आने के बाद रशिया एक बार फिर स्ट्रांग पावर की तरह उभरना शुरू हुआ। रशिया के पावरफुल होने से वेस्ट के अंदर एक बार फिर खलबली मच गई और उनको लगा कि रशिया इतना आगे बढ़ रहा है तो उनके पास कुछ ना कुछ काउंटर बैलेंस होना चाहिए। यूक्रेन को लेकर एक बात और ध्यान रहे कि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूरोप और रशिया के बीच में एक बफर स्टेट की तरह काम करता है। साथ ही इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि ये ब्लैक सी को डोमिनेट करता है और उसको एक्सेस प्रोवाइड करता है। लेकिन यूक्रेन की ज्योग्राफिकल लोकेशन के अलावा भी बहुत से ऐसे पैमाने हैं जिस कारण से यूक्रेन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पावर हाउस है। दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, बार्ले, कॉर्न, सनफ्लावर ऑयल जो है वो यूक्रेन के अंदर होती है। साथ ही साथ दुनिया का 25% ऑफ ब्लैक सॉइल जो है वो यूक्रेन के अंदर मिलता है, जो बहुत उपजाऊ माना जाता है। इसके अलावा क्योंकि यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था तो इसका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो भी काफी डेवलप्ड है। ये मिसाइल्स, रॉकेट्स, टैंक्स, मिलिट्री व्हीकल्स, इन सब की प्रोडक्शन में काफी महारत हासिल है। साथ ही साथ यहाँ पे कई माइंस और मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि यूरेनियम, जिससे न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली है कि रशिया से निकलने वाली सारी गैस जो यूरोप जाती है वो यूक्रेन से होकर जाती है। तो इससे अच्छा और क्या प्लेग्राउंड वेस्ट को मिल सकता था रशिया को काउंटर करने के लिए? तो होता यह है कि 2014 में जो वहां पे प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच, उनका तख्ता पलट हो जाता है एक रेवोल्यूशन के द्वारा। वो रेवोल्यूशन इसलिए होती है और कहते हैं वो वेस्ट बैक थी, क्योंकि वहां पे जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे वो रशिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ज्वाइन करना चाहते थे, जो यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम है या यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, उसको ज्वाइन करना चाहते थे। लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद तख्ता पलट होता है और नए प्रेसिडेंट जो हैं वो यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। जैसे ही यूक्रेन ने यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, रशिया ने क्रीमिया के अंदर घुसकर उसके ऊपर कब्जा कर लिया। क्रीमिया ईस्टर्न यूरोप की एक इंपॉर्टेंट या स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जगह है जो ब्लैक सी को डोमिनेट करती है। क्योंकि ये इलाका रशिया के साथ लगता है, वहां की 99% पॉपुलेशन या तो रशियन ओरिजिन की है या रशियन बोलती है। इस कब्जे को व्लादिमीर पुतिन ने बाद में लीगलाइज भी कर लिया, वहां पे एक रेफरेंडम कराकर। वहां की जनता ने ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ रशिया के साथ अपना मिलने को स्वीकृति दे दी, यानी कि आज की तारीख में क्रीमिया रशिया का हिस्सा है। सबको लगा कि यहां पर बात थम गई है या रुक गई है कि यूक्रेन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया यूरोप के साथ और रशिया ने उसका बदला क्रीमिया के ऊपर कब्जा लेकर पूरा कर लिया। लेकिन धीरे धीरे यूक्रेन के अंदर यूरोप का इन्फ्लुएंस जो है बढ़ने लगा। बात यहां तक आ गई कि यूक्रेन को नेटो ज्वाइन करने का ऑफर मिल गया। जैसे ही यूक्रेन को नेटो को ज्वाइन करने का ऑफर मिला, व्लादिमीर पुतिन ने कहा अब बस। यूक्रेन का नेटो ज्वाइन करना रशिया के लिए बहुत बड़ी रेड लाइन है।
नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके 32 देश जो हैं वो मेंबर्स हैं। इन देशों के बीच में समझौता है कि किसी एक देश के ऊपर कोई अगर अटैक करता है तो उसको सारे देशों के खिलाफ अटैक माना जाएगा और उसी तरह से उसी के हिसाब से उसका जवाब दिया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर लेता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लाइसेंस मिल जाएगा रशिया के पड़ोस में यानी कि यूक्रेन के अंदर अपनी मिसाइल्स, हथियार और ड्रोन्स को डिप्लॉय करने का। रशिया इस बात से बिल्कुल कभी भी मंजूर नहीं होगा और कभी भी इस बात की स्वीकृति नहीं देगा। आप खुद इमेजिन कीजिए कि कल को रशिया की मिसाइल्स या हथियार जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पड़ोस में यानी कि मैक्सिको या क्यूबा के अंदर डिप्लॉय हो जाए तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स इस बात को मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। तो रशिया की ऑपोजिशन यूक्रेन के नेटो को ज्वाइन करने में जो है वो किसी हद तक जस्टिफाइड है। यूक्रेन इस बात को नहीं समझ रहा है कि उसकी लड़ाई सिर्फ रशिया एज अ कंट्री के साथ नहीं है बल्कि व्लादिमीर पुतिन के साथ है। व्लादिमीर पुतिन, जिनको रशिया में फादर ऑफ नेशन की तरह माना जाता है और उनको क्रेडिट दिया जाता है सिंगल हैंडेडली रशिया को कोल्ड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ था वहां से लेकर आज इस सिचुएशन में लाना कि वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक बार फिर सुपर पावर के रूप में रशिया उभर कर सामने आया है। तो क्या है व्लादिमीर पुतिन का ये एनिग्मा कि उन्होंने इतने छोटे टाइम में रशिया को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया, ना केवल अपने पैरों पर खड़ा किया लेकिन एक फोर्स टू रेकन विद यानी कि दुनिया के सामने एक ऐसी पावर के रूप में खड़ा कर दिया है कि पूरी दुनिया की नजर जो है रशिया के ऊपर और खासकर व्लादिमीर पुतिन के ऊपर है। तो समझते हैं कि व्लादिमीर पुतिन कौन है और कैसे उन्होंने इतनी जल्दी रशिया को ट्रांसफॉर्म किया और अपनी पोजीशन को इतनी जल्दी सुदृढ़ किया। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राड, जिसको आज सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है, वहां पर होता है। क्योंकि ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का ईरा था तो उनकी चाइल्डहुड बहुत ही टफ रहती है, बहुत ही गरीबी से गुजरती है। उनके फादर जो हैं वो पहले रशियन नेवी में थे और उसके बाद फैक्ट्री वर्कर थे। उनकी मदर भी एक फैक्ट्री वर्कर थी। उनको एक कम्युनिटी हाउसिंग में रहना पड़ता है जहाँ पे शेयर्ड किचन, शेयर्ड बाथरूम का इस्तेमाल करना पड़ता है। याद रहे कि लेनिनग्राड वही शहर है जिसका वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जर्मन आर्मी ने 2.5 साल तक उसका घेराव करके रखा, उसको अंडर सीज रखा। तो आप समझ लीजिए कितनी दिक्कतें वहां की जनता को पेश आई होंगी और कितनी गरीबी से उनको गुजरना पड़ा होगा। व्लादिमीर पुतिन इन सब प्रॉब्लम्स के बीच में अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं जूडो और सैम्बो सीखकर। 11 साल की उम्र से ही वो जूडो और सैम्बो सीखना शुरू कर देते हैं। सैम्बो एक रशियन मार्शल आर्ट है। इंटरेस्टिंगली व्लादिमीर पुतिन जो है वो जूडो के अंदर ब्लैक बेल्ट भी है। साथ ही साथ उनका बचपन से सपना था केजीबी ज्वाइन करने का। केजीबी रशिया की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस थी जो कोल्ड वॉर के टाइम में बहुत ही पावरफुल थी। क्योंकि उनका झुकाव जासूसी और स्पाइस की तरफ था तो उनका बचपन से सपना था कि वो केजीबी ज्वाइन करें और देश के लिए काम करें। 16 साल की उम्र में ही वो केजीबी के ऑफिस पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मैं केजीबी कैसे ज्वाइन कर सकता हूं। तो उन्हें पता चलता है कि केजीबी ज्वाइन करने के लिए या तो उनको आर्मी में सर्व करना पड़ेगा या लॉ की डिग्री लेनी पड़ेगी। क्योंकि लॉ की डिग्री लेना एक रिक्वायरमेंट थी केजीबी ज्वाइन करने के लिए, 1970 में वो लॉ कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं और लॉ की डिग्री हासिल करते हैं। 1975 में वो केजीबी ज्वाइन करते हैं। 1975 से लेकर 1985 तक वो केजीबी में डोमेस्टिक जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है, काउंटर इंटेलिजेंस है, उसका काम रशिया के अंदर ही करते हैं। इस दौरान वो अपने प्रोफेशन में एक्सेल करते हैं और जो उनका इंपॉर्टेंट एलीट इंट स्कूल है वहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है 1 साल के लिए। उनकी जो इंट स्कूल के अंदर प्रोफाइलिंग की गई है उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि उनमें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी एक्सेप्शनल है और साथ ही उन्हें खतरों से डर नहीं लगता है। ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज की तारीख में जो व्लादिमीर पुतिन को जो है छोटा समझ रहे हैं और अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस इंसान को, इस लीडर को जो है बचपन से ही रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है और वो किसी डरते नहीं है। 1985 में एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट के लिए उनको ईस्ट जर्मनी भेजा जाता है जहां पे वो ड्रेजन नाम की जगह के अंदर डिप्लॉयड रहते हैं। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी उस टाइम कोल्ड वॉर के टाइम रशिया और यूएसए के बीच का एक प्ले फील्ड था या बैटल फील्ड था। ईस्ट जर्मनी जो है वो रशिया के इन्फ्लुएंस के अंडर था और वेस्ट जर्मनी जो है वो यूएसए के इन्फ्लुएंस के अंडर था। ईस्ट जर्मनी में व्लादिमीर पुतिन अंडर कवर रहते हैं और रशियन इंटेलिजेंस एजेंट का काम करते हैं। वो स्टासी नाम की जो ईस्ट जर्मनी की सीक्रेट सर्विस यूनिट थी उसके साथ काम करते हैं। 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स से पहले 1989 में जर्मनी के अंदर प्रोटेस्ट इरप्ट हो जाते हैं। जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच में दीवार थी उसको तोड़कर प्रोटेस्टर्स ईस्ट जर्मनी के अंदर घुस जाते हैं और सोवियत यूनियन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। सबसे पहले वो स्टासी के ऑफिस में जाते हैं और उसको बर्बाद करते हैं। वहां पे जितने भी स्टासी के ऑफिसर्स थे वो या तो भाग जाते हैं या सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद वो रुक करते हैं केजीबी के ऑफिस का। वहां पे पुतिन जो है ऑफिसर्स इंचार्ज रहते हैं। सबसे पहले प्रोटेस्टर्स को देख के वो वहां के जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जला के बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद वहां ईस्ट जर्मनी के अंदर जो सोवियत मिलिट्री की वहां पे एक प्रेजेंस थी उसको वो फोन करते हैं और कहते हैं कि हमें हेल्प कीजिए, लेकिन वहां से कोई हेल्प नहीं आती है। वो कहते हैं कि रशिया के ऑर्डर्स के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और रशिया से कोई ऑर्डर नहीं आता है। फेमसली कहा जाता है कि रशिया वॉज साइलेंट। पुतिन अकेले पूरे क्राउड को फेस करते हैं और क्योंकि उन्हें जर्मन बहुत अच्छे से आती थी, बहुत ही काम कंपोज मैनर में क्राउड को एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि ये एरिया सोवियत आर्मी का एरिया और अगर आप आगे आएंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। उनकी धमकी सुनकर पूरा क्राउड तितर बितर हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। ध्यान रहे उस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक भी सोवियत आर्मी का आदमी नहीं था जो उनको गोली मार सके।
लेकिन पुतिन की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी थी और उनके अंदर का आत्मविश्वास था कि पूरे क्राउड को अकेले तितर-बितर करने में कामयाब रहते हैं। ये इंसिडेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस इंसिडेंट का इन्फ्लुएंस या प्रभाव पुतिन की आने वाली जिंदगी पे बहुत गहरा पड़ता है। वो ये समझ जाते हैं कि जहां तक देश की सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स और पावर का सवाल है, कोई भी स्कोप नहीं है वीकनेस दिखाने का। जब रशिया की तरफ से उनको बचाने के लिए कोई मदद नहीं आती है, उसका भी बहुत गहरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है और उस दिन वो प्रण लेते हैं कि रशिया को कभी वो वीक नहीं देखना चाहेंगे। साथ ही साथ वो ये समझ जाते हैं कि बिना अथॉरिटेरियन रजीम के क्योस रहेगा और अथॉरिटी का स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। इन सब लेसन्स को लेकर वो वापस रशिया आते हैं और 1991 में जब यूएसएसआर का कोलैप्स हो जाता है तो वो केजीबी से रिजाइन करके पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। पॉलिटिक्स में व्लादिमीर पुतिन की करियर प्रोग्रेशन बहुत ही तेजी से होती है। सबसे पहले 1990 में वो मेयर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग के एडवाइजर बनते हैं। बाय द ईयर 1996 वो रशियन प्रेसिडेंट के स्टाफ में काम करना शुरू कर देते हैं और अगले 3 साल में ही यानी कि बाय द ईयर 1998 वो एफएसबी यानी कि जो पुराना केजीबी था उसके वो हेड बन जाते हैं। 1999 में जब रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन की पॉपुलैरिटी रॉक बॉटम पे चल रही थी तो वो व्लादिमीर पुतिन को वहां का प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। इंटरेस्टिंगली जब व्लादिमीर पुतिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया बनते हैं तो ज्यादातर रशिया के लोग उनके बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद चेचन टेररिस्ट ने रशिया के अंदर सीरीज ऑफ अटैक्स किए और सीरीज ऑफ बॉम्बिंग्स की। उस समय पुतिन एक इंपॉर्टेंट और फेमस स्टेटमेंट देते हैं कि वो टेररिस्ट को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे चाहे वो टॉयलेट में छुपे हों, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन की तरह चेचन टेररिस्ट के ऊपर अटैक लॉन्च करते हैं और चेचनिया के ऊपर अटैक लॉन्च करते हैं। इससे उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती है और 2000 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं तो वो भारी मतों से जीत के रशिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। 2000 में प्रेसिडेंट बनने के बाद रशिया का दोबारा वर्ल्ड मैप के ऊपर एक सुपर पावर की तरह उभरना शुरू होता है। प्रेसिडेंट बनते ही व्लादिमीर पुतिन बहुत सारे रिफॉर्म्स को अंडरटेक करते हैं। ध्यान रहे व्लादिमीर पुतिन बहुत ही डिफिकल्ट टाइम में रशिया के प्रेसिडेंट बने थे। 1991 में यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ था और अगले 7-8 साल में रशिया की इकोनॉमिक हालत बहुत खराब थी। वहां पर हाइपर इन्फ्लेशन थी, अनएम्प्लॉयमेंट अब तक के हाईएस्ट लेवल पर थी और साथ ही साथ लोगों में बहुत गरीबी थी और बहुत ज्यादा अनरेस्ट था। प्रेसिडेंट बनने के बाद वो बहुत सारे रिफॉर्म्स करते हैं, पावर को, अथॉरिटी को सेंट्रलाइज करते हैं, आर्मी की मॉडर्नाइजेशन करते हैं, सोल्जर्स की सैलरी को डबल ट्रिपल किया जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि यूक्रेन के ऑफिसर्स भी जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन को हीरो मानते थे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उसकी आर्मी का ध्यान रखा था, उसकी मॉडर्नाइजेशन की थी, उनकी सैलरीज बढ़ाई थी। और ये कहते हैं ना कि जब आप अपनी मदद करते हैं तो भगवान भी आपका साथ देता है। यही वो टाइम है जब क्रूड प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। $30 से $140 तक क्रूड के भाव बढ़ चुके थे और रशिया को उसका सीधा फायदा मिलता है क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल है। 2008 में जब वर्ल्ड का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और यूरोप और यूएस जो है उसके कारण बहुत ही डाउनफॉल में चला गया था, रशिया क्रूड प्राइसेस बढ़ने के कारण और प्रॉस्पर होता गया। वहां का मिडिल इनकम ग्रुप जो है वो और बढ़ गया और गरीबी रेखा से बहुत लोग उठकर बाहर आए। साथ ही साथ रशिया ने अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की और अपना जो इन्फ्लुएंस है वो यूरेशियन नेशन के अंदर और बढ़ाया। स्टार्टिंग फ्रॉम 2008 सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाकर व्लादिमीर पुतिन ने यह इंश्योर कर लिया है कि रशिया के प्रेसिडेंट की टर्म 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दी गई है और एक आदमी लगातार 2 टर्म्स की जगह लगातार 4 टर्म्स तक प्रेसिडेंट रह सकता है। यानी कि 2036 तक व्लादिमीर पुतिन को रशिया का प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी इस जर्नी के साथ उन्होंने ना केवल रशिया की पॉपुलेशन को गरीबी से निकालकर मिडिल क्लास और अमीरी की तरफ लाए, साथ ही साथ उन्होंने अपनी अथॉरिटी को और कंसोलिडेट किया और रशिया को वर्ल्ड मैप के ऊपर एज अ सुपर पावर दोबारा उसको एस्टैब्लिश करने में वो सक्सेसफुल रहे हैं। तो वापस आते हैं उस बात के ऊपर जहां से व्लादिमीर पुतिन की कहानी शुरू हुई थी। यूक्रेन को यह समझना चाहिए कि उनकी लड़ाई केवल रशिया एज अ कंट्री के साथ नहीं है, उनकी लड़ाई व्लादिमीर पुतिन के साथ है। व्लादिमीर पुतिन जो एक बहुत ही कैलकुलेटेड, काम, कंपोज्ड और बहुत ही स्ट्रांग मैन है। अगर वो ये सोच रहे हैं कि छोटे ड्रोन अटैक्स करके या फिर रशिया के अंदर गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करके वो व्लादिमीर पुतिन के घुटने टेक पाएंगे तो उनकी बहुत बड़ी भूल रहेगी। साथ ही साथ यूक्रेन का नेटो को ज्वाइन करना या नेटो का यूक्रेन के अंदर आना पुतिन के लिए बहुत ही क्लियर रेडलाइन है। वो कई बार कह चुके हैं कि अगर नेटो के मिसाइल्स और वेपन्स यूक्रेन के अंदर डिप्लॉय होंगे तो वो उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, बोथ यूरोपियन यूनियन और यूएसए के अगेंस्ट। तो कोई तरीका ही नहीं है या कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं है जिसमें पुतिन ये मान जाए कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करे। अब नेटो की ही बात कर लेते हैं। 32 कंट्रीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर अपनी ही एक मत नहीं बन पा रहा है यूक्रेन को उसके अंदर शामिल करने के लिए। अभी तक उन्होंने ऑफिशियल इनविटेशन यूक्रेन को नहीं दिया है कि वो नेटो को ज्वाइन करें, सिर्फ कुछ मीटिंग्स को अटेंड करने का इनविटेशन एज अ गेस्ट यूक्रेन को मिल रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यूक्रेन जो है नेटो को ज्वाइन करने की कंडीशन को ही मीट नहीं करता है। नेटो की एक कंडीशन है कि जिस कंट्री का अगर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको ज्वाइन नहीं कर सकता है, और क्योंकि रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है तो यूक्रेन जो है वो नेटो को ज्वाइन करने की कंडीशन ही मीट नहीं कर रहा है। सिर्फ रशिया का काउंटर बैलेंस करने के लिए ये बिड की जा रही है नेटो मेंबर्स के द्वारा कि वो उसको ज्वाइन कर ले, और सारी कंट्रीज इस बात से सहमत भी नहीं है। साथ ही साथ एक और एंगल आ गया है जहां पे अभी तक यूएसए जो है नेटो का सबसे ज्यादा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर था, सबसे ज्यादा पैसा यूएसए देता था। अब यूएस ने भी कंडीशन लगा दी है कि नेटो के सारे मेंबर्स को जो है डिफेंस बजट जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, अपना जीडीपी का 5% करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो नेटो का बजट तो जरूर बढ़ेगा लेकिन उनको यूएस से ही जो है वो हथियार लेने पड़ेंगे।
तो उनके अंदर का एक अलग कंफ्यूजन चल रहा है, एक अलग टसल चल रही है नेटो के अंदर। तो ये भी हो सकता है कि यूक्रेन को ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े कि ना वो घर का रहे ना घाट का। अगर यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनाया गया और जिस तरह की मदद वो नेटो की कंट्री से चाहता है वो नहीं मिली, तो यूक्रेन कहां जाएगा? उसके लिए अपने आप में एक नई सिचुएशन पैदा हो जाएगी जहां रशिया की तरफ से प्रेशर, मिलिट्री प्रेशर जो है बढ़ता जाएगा और किसी आज नहीं तो कल उनको हार का सामना करना पड़ेगा। और पुतिन की पर्सनैलिटी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, वो आप एक बात को गांठ बांध लीजिए कि पुतिन जो है वो सिर्फ अपनी और अपनी शर्तों के ऊपर भी सीज फायर या युद्ध को रोकने का अनाउंसमेंट करेंगे। तो सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। और क्या ये युद्ध जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकता है या नहीं, वर्ल्ड वॉर 3 अपने आप में एक और टॉपिक है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। बात आती है इंडिया की। इंडिया जो है वो रशिया का बहुत पुराना दोस्त रहा है और ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। रशिया ने हर मेजर कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का साथ दिया है, इवन ऑपरेशन सिंदूर में भी रशिया ने इंडिया का साथ दिया था। तो इंडिया के लिए भी एक सिचुएशन जो है उसको बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, या एक बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा जिस तरह से रशिया यूक्रेन की लड़ाई जो है आगे बढ़ती जा रही है। आने वाले टाइम में भी इंडिया जो है रशिया से बहुत सारा इक्विपमेंट ले सकता है और वहां से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें भी जो है वो चल रही हैं। तो इस तरह से इंडिया को भी एक बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट बनाना पड़ेगा इस पूरी सिचुएशन के बीच में। ये बातें कुछ लोग कह रहे हैं कि यूरोप जब अपना डिफेंस बजट बढ़ाएगा तो उनको इंडिया से जो है, इंडिया को जो है अपने डिफेंस इक्विपमेंट की बिड वहां करनी चाहिए। अगेन इसमें बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है, क्योंकि अगर यूरोप जो है इंडिया का इक्विपमेंट लेकर रशिया का अगेंस्ट यूज करेगा तो इस सिचुएशन में क्या है, इंडिया अपना इक्विपमेंट बेचना चाहेगा या नहीं, वो आने वाले टाइम में हम देखेंगे। फिलहाल के लिए ये बात तो पक्की है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई एकदम से अभी बंद नहीं होने वाली है। सिचुएशन जो है डायनेमिक है और हर दिन जो है नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। देखना यह है कि पुतिन किन शर्तों के ऊपर सीज फायर करते हैं, अगर करते हैं तो।